सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुसुम यादव है, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज लखनऊ। आज का जो विषय है हमारा बीकॉम एनईपी सेमेस्टर 4 के पेपर नंबर 5 जो कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस है, इसके यूनिट 1 और 2 के डिस्कशन की बातें करेंगे। यूनिट 1 एंड 2 टोटली 6 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है और हम मॉड्यूल वाइज कुछ कंटेंट्स को कवर करते हुए इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। इस मॉड्यूल के साथ साथ इसमें जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है एंड आउटकम्स है वो ऑलरेडी मेंशन्ड है। ऑब्जेक्टिव और आउटकम्स के साथ जो भी ये ई कंटेंट है इसको कंप्लीट करने के बाद एक क्वेश्चन असाइनमेंट का रहेगा। उस असाइनमेंट को आपको लॉन्ग आंसर के फॉर्म में एक असाइनमेंट बनाना होगा। क्वेश्चन 2 या 3 हो सकते हैं, लेकिन आपको उसमें से कोई एक प्रश्न का उत्तर देके अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। अब चलते हैं, देखते हैं मॉड्यूल 1 के कंटेंट में क्या है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में चैप्टर 1 रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, चैप्टर 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चैप्टर 3 नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, चैप्टर 4 कॉमर्शियल बैंक्स एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर असाइनमेंट। वन बाय वन हम चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस बेसिकली हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ऐसे कौन से रूल्स रेगुलेशन हैं जो इंडिया में किसी भी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये एक्ट, रूल्स या ऑर्डिनेंसेस जिस भी फॉर्म में हैं, ये जो भी सिनेरियो है, करंट सिनेरियो है, वहाँ पे किस तरीके से इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है। इनमें से कुछ टेंटेटिव लॉज दिए हैं, हम वन बाय वन इनको समराइज फॉर्म में रिव्यू करेंगे। पहला है आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 ही एक ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एपेक्स बॉडी है, रेगुलेटर है, सुपरवाइजर है, मॉनिटर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, इनेक्टमेंट हुआ है। आरबीआई एक्ट के थ्रू ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट हुआ है और उसके सारे फंक्शंस जो भी हैं, चाहे वो मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन हो, डेवलपमेंट फंक्शन हो या सुपरवाइजरी फंक्शन है, वो लागू होते हैं। इसी के बाद हम चलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बेसिकली भारत में जो भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए बना है। इसके बाद बैंकिंग कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1994। बैंकिंग कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1994 ये एक एक्सटेंशन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आरबीआई को काफ़ी पावर्स दिए गए थे बैंकों को लाइसेंस अलॉट करने का, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने का, उनके लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स बनाना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना रहेगा, एनपीए के लिए एसेट्स का क्लासिफिकेशन कैसे रहेगा, या ओवरऑल जो भी रिलेटेड गाइडलाइंस है वो सब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ऑलरेडी बनाई गई थी। बट बैंकिंग कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आने की वजह से आरबीआई को थोड़ा और स्ट्रेंथन मिला लाइसेंसिंग अलॉट करने में, और इंडिपेंडेंसी भी काफ़ी मिली कि कैसे अलॉट करना है, कैसे सुपरवाइज करना है। इसके साथ साथ बैंकों में गवर्नमेंट का जो स्टेक पहले 100% रहा था वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो गया। पब्लिक सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट का जो डाइल्यूशन हुआ वो 51% तक सीमित हो गया। मतलब अब पब्लिक सेक्टर बैंक में 51% तक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रहेगी, उसके अलावा जो भी बैलेंस रहेगा वो पब्लिक सेक्टर बैंक मैनेज कर लेगी, पब्लिक से मैनेज कर लेगी। उसकी जो भी जवाबदेही रहेगी वो शेयर होल्डर्स और पब्लिक की तरफ ज़्यादा रहेगा, जिससे उसको एक हेल्दी कंपटीशन में फाइट करने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। इसके साथ प्राइवेट बैंकों में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल और कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन 49% तक अपना स्टेक ले सकते हैं। इस तरीके से बैंकों में और भी कंपटीशन आ जाएगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को एक ट्रांसपेरेंट और प्रोटेक्टेड सेफगार्ड फैसिलिटीज़ मिलेंगी। नेक्स्ट है एसबीआई एक्ट 1955। एसबीआई एक्ट 1955 एसबीआई और इसके जो भी एसोसिएट्स हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसी के थ्रू ये नेशनलाइज्ड हुआ था और इसकी सारे रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं। एसबीआई एक्ट 1955 के अलावा आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड
बैंकिंग कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट एंड अदर रिलेटेड एक्ट्स भी एसबीआई और उसके एसोसिएट्स पे एप्लीकेबल होते हैं, एज इट इज़ अदर नेशनलाइज्ड बैंकों पे जो एप्लीकेबल होते हैं। इसके अलावा बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 है। ये इसके लॉ के तहत बैंकों को एक रिलीफ ये मिल गया है कि जब भी कोर्ट में कोई भी बैंक का इंफॉर्मेशन या बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल फर्निश की जाएगी, वो सफिशिएंट बेस होगा किसी भी बैंक के ऑथेंटिकेट ओरिजिनल डेटा से मैच करते हुए उस इंफॉर्मेशन को कोर्ट मान लेगी कि हाँ, ये जो भी सर्टिफाइड कॉपीज पब्लिक को दी गई है, कोर्ट को दी गई है, ये एज इट इज़ वैसी है जैसे ओरिजिनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में है। तो ये एक रिलीफ हो गया है इस एक्ट के थ्रू बैंकर्स को कि उन्हें लीगल केसेस में हर जगह अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ओरिजिनली प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर्टिफाइड कॉपीज से ही उसकी रिकॉग्निशन हो जाएगी। बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006 आरबीआई का एक अलग ऑर्गन है जिसमें इन्वेस्टर हो, डिपॉजिट होल्डर हो या कस्टमर हो बैंक के, अगर वो किसी तरीके से बैंक की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, किसी बैंक ऑफिशियल के बिहेवियर से सेटिस्फाइड नहीं है या उनका कोई भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रहा है बैंकिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, तो वो बैंकिंग ऑम्बड्समैन में कंसर्न बैंक या बैंक ऑफिशियल या रिलेटेड सर्विसेज की कंप्लेंट कर सकते हैं और इसका क्विक रेजोल्यूशन होता है, क्विक रिड्रेशल मैकेनिज्म है जो कि कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, साथ में उन्हें ये एहसास दिलाती है कि बैंकों पे आप अपना ट्रस्ट कर सकते हैं और उनकी जो सर्विसेज है आप फ्रीली उसका यूटिलाइज कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के, हेजलनेस के, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जहां पर बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर किसी बोरोवर को या किसी पर्सन को लोन देती हैं और अगर वो लोन नहीं पे कर पाता है और डिफ़ॉल्ट कर देता है, उस केस में बैंक डीआरटी में उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हैं, जो भी उसका लोन रिकवरी होना है उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। बेसिकली ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है, जैसे कि अगर आपको किसी भी कंज्यूमर या कस्टमर को कोई ख़राब पुअर क्वालिटी का सामान मिलता है तो उसके पास फुल राइट है कि वो उसके लिए एक्सचेंज क्लेम कर सके या फिर रिफंड क्लेम कर सके और या फिर उसकी क्वालिटी पे रिपोर्ट कर सके। तो कस्टमर का किसी सिस्टम के प्रति क्रेडिट या क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ाने की तरफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961। बेसिकली इस एक्ट में दो चीज़ें बहुत मेन हैं, एक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड दूसरा क्रेडिट गारंटी। डिपॉजिट इंश्योरेंस डिपॉजिट होल्डर या इन्वेस्टर्स को 5 लाख तक का डिपॉजिट पे करने का प्रॉमिस करता है अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो। क्रेडिट गारंटी को स्कीम बैंकर्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गारंटी देती है ताकि वो पब्लिक में इंडिविजुअल को, स्मॉल बिजनेस होल्डर को, एमएसएमई सेक्टर के लोन को ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, सैंक्शन कर सकें विदाउट फियर ऑफ बिंग डिफ़ॉल्ट। मतलब कि लोन डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, उनका पैसा डूब जाएगा, इन सब की चिंता किए बगैर वो लोन डिसबर्स कर सकते हैं। उसकी गारंटी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लेता है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये बेसिकली विद इन कंट्री और आउटसाइड कंट्री जो भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड मार्केट है, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड ट्रेड है, चाहे कैपिटल अकाउंट का है या करंट अकाउंट का है, उसको मैनेज करता है। इस एक्ट के थ्रू आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोलर के फॉर्म में भी वर्क करता है। नेक्स्ट है लीगल अथॉरिटी एक्ट 1987। इस एक्ट के थ्रू जो भी हमारा वीकर सेक्शन है, चाहे वो चिल्ड्रेन हो, सीनियर सिटीजन हो, वीमेन हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो या शेड्यूल्ड कास्ट हो या फिर डिसेबल्ड पर्सन हो या जो भी हमारे वीकर सेक्शन के हैं, पुअर है
या फिर सोशली पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं, उन सबको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने का जो भी प्रोविज़न है वो लीगल अथॉरिटी एक्ट 1987 में ऑलरेडी मेंशन्ड है, जो उनको एक राइट देता है सोसाइटी में फ्री लीगल एड के लिए किसी भी तरीके से, इररेस्पेक्टिव ऑफ मनी एंड अदर थिंग्स। नेक्स्ट है सार्फेसाई एक्ट 2002, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, बेसिकली इसका पूरा नाम है। इसमें बैंक को एक राइट ये दिया गया है, अगर वो किसी भी पर्सन को सिक्योर्ड लोन एडवांस कर रही है, उसको लोन दे रही है अगेंस्ट किसी सिक्योरिटी के, और अगर वो बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है, लोन नहीं दे पाता है, तो बैंक के पास ये राइट होगा कि जो भी एसेट उसके पास गिरवी रखी गई है उस लोन के अगेंस्ट में, तो वो उस एसेट को सेल आउट करके, रेंटल करके, ट्रांसफ़र करके, किसी भी फॉर्म में करके उससे अपने लोन को रिकवर कर सकता है। और इसमें ना तो बारोवर जो भी डिफ़ॉल्टर है वो, या फिर कोर्ट का इंटरवेंशन होगा। ये एक्ट बैंकर्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये राइट्स देता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक्ट। इस एक्ट के थ्रू जो भी मार्केट में हमारा ई कॉमर्स एक्टिविटी है या फिर साइबर क्राइम से रिलेटेड रेगुलेशन है, उन सबको मैनेज करने का पूरा काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के थ्रू होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बेसिकली जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं उनके लीगल रिकग्निशन की बात कही गई है कि ये लीगली ऑथेंटिकेट कैसे हों, ये इस एक्ट में ऑलरेडी मेंशन्ड है और ये कोर्ट में ऑलरेडी मान्य होंगे। नेक्स्ट है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक रिकमेंडेशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, जो कि एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेशन था कि हवाला ट्रांजैक्शन को कैसे रोका जाए, कैसे मैनेज किया जाए। तो उन सब के प्रोविज़न के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया है। इसी के थ्रू जो हमारे ईडी हैं, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, या एफआईयू यूनिट यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये सब के पास सफिशिएंट पावर है किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी, ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी को मॉनिटर करने का विदाउट एनी कोर्ट परमिशन या लीगल परमिशन। दे विल चेक ऑल द ट्रांजैक्शन विच आर सस्पिशियस इन द नेचर। नेक्स्ट है लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। इस एक्ट के थ्रू ये बताया गया है कि कोर्ट के जितने भी केसेस होते हैं उनका एक टाइम लिमिट होता है। तो अगर किसी को किसी भी रिलेटेड मैटर से रिलेटेड कोई केस भी करना है तो एक टाइम लिमिट के अंदर करेगा तो उसकी सुनवाई होगी, नहीं तो वो केसेस इंटरटेन नहीं होंगे। हाँ, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। जैसे अगर जेन्यून केस है लेकिन किसी जेन्यून रीज़न की वजह से नहीं हो पाया, डिले हो गया, तो उस केस में कोर्ट कंडोन कर देगी, उस डिले को माफ़ कर देगी और उस केस को पुनः सुनवाई में हेयर करेगी। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट इन्हीं सब के रिगार्डिंग बात करता है। इसके बाद है लेंडर लाइबिलिटी एक्ट 1996। इस एक्ट के थ्रू बैंकर्स को एक रिलीफ मिल गया है। जैसे बैंकर सिक्योरिटी इंटरेस्ट उन सिक्योर्ड एसेट्स पे जताते थे जिसके अगेंस्ट वो बोरोवर को लोन दे रहे हैं। इसके बाद अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसके ओनर बैंकर हो जाते हैं, और बैंकर जब तक उस प्रॉपर्टी का कुछ करते नहीं हैं उनका लोन रिकवर नहीं हो पाता है। अब इसमें क्या है कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट या फिर कोई भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉस्ट जनरेट हो रही है, तो उसका पूरा बर्डन ओनर पे आ रहा था, क्योंकि बैंक उसके ओनर तो हैं बट बाय नेम है, बाय कंडक्ट नहीं है। तो इस तरीके से बैंकर्स को इस प्रैक्टिस से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लेंडर्स लाइबिलिटी एक्ट 1996 अपनी अहम भूमिका निभाता है, जिसकी वजह से बैंकर जो है उनके ऊपर अननेसेसरी इन्वायरमेंटल कॉस्ट या फिर किसी तरीके से हजार्डस फाइन या पेनल्टीज नहीं लेवी हो सकती हैं। अब आगे हम चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट यूनिट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, और इसका जो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वो हिल्टन यंग कमीशन के थ्रू हुआ था, और ये आरबीआई एक्ट 1934 जो कि 1 अप्रैल 1935 से लागू हुआ है, उसके थ्रू काम मतलब कि उसके थ्रू वर्किंग में आया है।
इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में या 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ, तब से ये रेगुलेटर की तरह वर्क कर रहा है और सभी पे मॉनिटर करता है। जो भी इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी है, एक्सचेंज रेगुलेशन है या फिर प्रमोशनल फंक्शन है, सुपरवाइजरी फंक्शन है, इसी के थ्रू कंडक्ट होते हैं। जो भी टाइम टू टाइम इकोनॉमिक डेटा है, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक और रिसर्च एंड पब्लिकेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आरबीआई ही कराता रहता है। इसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम दिया होगा जिसको आप गो थ्रू करेंगे, जो कि है रोल ऑफ आरबीआई इन इकोनॉमी। फर्दर हम ये देखेंगे कि आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस हैं। सेंट्रल बैंक फंक्शन, प्रमोशनल फंक्शन एंड सुपरवाइजरी फंक्शन। सेंट्रल बैंक फंक्शन मतलब इसके प्राइमरी फंक्शन जो ये कर सकता है। पहला तो ये बैंकर्स बैंक है, बैंकर टू गवर्नमेंट है, मतलब बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। मोनोपोली ऑफ नोट इशू करने के एकाधिकार इन्हीं के पास है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है एंड सो मोर। प्रमोशनल फंक्शन में इंडस्ट्रियल फाइनेंस है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एग्रीकल्चर फाइनेंस है, बिल मार्केट है और क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर एंड वीकर सेक्शन। सुपरवाइजरी में लाइसेंसिंग ऑफ बैंक हो गया, इंस्पेक्शन ऑफ बैंक, ऑडिट, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट and after that other provide deposit insurance facility through deposit insurance corporation, so more. इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इनिशियली आरबीआई का एक डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यही सारे एक्टिविटी देखता था, बट ग्रेजुअली एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में जब सिनेरियो काफ़ी चेंज हो रहा था, तो वर्क प्रेशर को देखते हुए एक नई बॉडी का गठन किया गया, जो कि है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एपेक्स बॉडी है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब नाबार्ड जो है ये कई तरीके से वर्क करता है। इसके अपने खुद के क्रेडिट फंक्शंस हैं, इसके अलावा डेवलपमेंट फंक्शंस भी हैं, रेगुलेट फंक्शंस भी है, क्योंकि जितना भी एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग होता है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होता है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से, उन सब का मॉनिटरिंग सुपरवाइजिंग नाबार्ड के द्वारा ही किया जाता है। ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा ये रिफाइनेंसिंग एक्टिविटी करता है बैंकर्स को, कमर्शियल बैंक को या लीड बैंकर को। इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराता है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोग्राम को कंडक्ट कराता है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी एंड कन्वर्जन एंड रीशेड्यूलिंग भी यही कराता है, फाइनेंशियल हेल्प देता है जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है, और सबके साथ मिलकर ये एक्टिविटी भी करता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट चैप्टर है कॉमर्शियल बैंक। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बैंक्स कितने तरीके के होते हैं। मेजरली कमर्शियल बैंक्स, इंडस्ट्रियल बैंक्स, एग्रीकल्चर बैंक्स, एक्सचेंज बैंक्स, मिसलेनियस बैंक्स। एक्सचेंज बैंक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक आपके नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, आरआरबीज एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियल बैंक में आपका आईएफसी, एसएफसी, आईडीबीआई, आईसीसीआई होता है। एग्रीकल्चर बैंक में आपका एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट, मॉर्गेज बैंक एक्सेट्रा होते हैं। और जो अदर टाइप के हो गए आपके इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, मर्चेंट बैंक हो गया, यूनिवर्सल बैंकिंग एंड बैंकिंग एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एरिया। नेक्स्ट है कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। इसका कैसा स्ट्रक्चर है, तो हम इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक दो कैटेगराइजेशन है, जिसमें से कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक बने। कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे और स्टेट लेवल पे डिफरेंट सेगमेंट में काम करता है। कॉमर्शियल लेवल 4 फॉर्म में अपना वर्क करता है। पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें आपका एसबीआई एंड एसोसिएट्स, नेशनलाइज्ड बैंक आते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट बैंक, और इसके बाद है फॉरेन बैंक्स एंड नेक्स्ट रीजनल रूरल बैंक्स हैं, जो एग्रीकल्चर फाइनेंस और डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी करती रहती हैं। अब तो दायरा काफ़ी बढ़ गया है इन सबका। इसी के साथ हम ये देखेंगे करंट सिनेरियो क्या है। मार्च 2023 का डेटा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे 12 नेशनलाइज्ड बैंक हैं और 21 प्राइवेट बैंक हैं, 45 फॉरेन बैंक एंड 43 आरआरबीज हैं इन इंडिया। और ये डेटा आप आरबीआई से भी कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो नेशनलाइज्ड बैंक है उसमें साइड में परसेंटेज दिया हुआ,
ये परसेंट ये शो कर रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना शेयर होल्डिंग इनमें है। जो शेयर होल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अलावा जो बैलेंस है वो बाकी पब्लिक का शेयर है, शेयर होल्डर्स जो पब्लिक में उनके शेयर्स हैं। सबसे ज़्यादा देखिए इसमें पंजाब एंड सिंध बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, आफ्टर दैट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एक्सेट्रा है। हम इसके बाद देखेंगे कॉमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो उनमें से प्राइमरी कॉमर्शियल बैंक के मेन फंक्शन जो प्राइमरी फंक्शन है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना, क्रेडिट फंक्शन प्रोवाइड कर देना। इसके अलावा नेशनल और फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना। नेशनल में आपका टर्म लोन, डिमांड लोन, फॉरेन में आपका लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सपोर्ट लोन, इंपोर्ट फंक्शन, प्रीशिपमेंट लोन, तरह तरह की फैसिलिटी होती है जो आप प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी फंक्शंस हैं इनके एजेंसी फंक्शंस एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। बैंक आपका एक एजेंट की तरह वर्क करता है, तो वहाँ पे आपके एजेंसी फंक्शन हो जाते हैं। आपके बिहाफ पे वो आपके बिल पे कर देता है, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, आरडी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स एक्सेट्रा। इसके अलावा बहुत से वर्क कर देता है आपके बिहाफ पे। इसके अलावा जनरल यूटिलिटी फंक्शन में लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और वर्क एज अंडर राइटर, मर्चेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर एक्सेट्रा। इसके अलावा इशू एंड एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट भी होता है। अब इसके आगे हम देखेंगे CRR एंड SLR। CRR इज कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दोनों एक रिजर्व का फॉर्म है और RBI टाइम टू टाइम इसका रेट कंट्रोल करती रहती है, अनाउंस करती रहती है। ये जो CRR एंड SLR है ये कुछ परसेंटेज होता है आपका नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटीज़ का। और हर बैंक को, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कॉमर्शियल बैंक है, उसको इतना रिजर्व रखने के बाद जो बैलेंस बचता है उतना ही वो लोन के फॉर्म में बांट सकती है। जैसे बैंक में 1000 का डिपॉजिट आया और CRR 60 रुपये है, SLR 200 रुपये है, यानी 260 रुपये आपको रिजर्व में रखना है और बैलेंस 740 आपके पास अवेलेबल है। आप इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट लोन किसी भी फॉर्म में बांट दो। बाकी जो 260 रुपये वो आपको RBI के पास होल्ड करना पड़ेगा। CRR एंड SLR जो भी रेट होगा उस समय, यहाँ पे 6% और 20% लिया गया है, बट एक्चुअल में वेरी। आफ्टर दैट क्वेश्चन फॉर असाइनमेंट, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है और डिटेल फॉर्म में करना है, लॉन्ग आंसर फॉर्म में करना है। और इसी के साथ अगर किसी को किसी भी विषय से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, वो हमें ईमेल कर सकता है। और इसी के साथ इस टॉपिक का समापन हो रहा है। थैंक यू सो मच।